हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक अनदर वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ये मेरे लिए बहुत अवेटेड थी और आप सबके लिए भी, और दूसरों की वीडियोस मेरे लिए मतलब मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ कि दूसरे जब एनालिसिस डालेंगे बाकी लोग यूट्यूब में, क्योंकि आज था हमारा IPS PO मेंस एग्जामिनेशन। और सबसे अच्छी बात इसमें थी कि सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन था, तो हमें ये डरने की बात नहीं है कि यार हमारी शिफ्ट ऐसी आ गई तो दूसरी शिफ्ट कैसी होगी, हमारा नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बेस्ट चीज़ ये थी कि इस बात से हमें नहीं डरना है। ठीक है, जैसा हमने परफॉर्म किया होगा हमें उसके बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे, और आई होप ऐसे ही मिले और ऐसे ही मिलने चाहिए। बाकी तो IBPS के ऊपर है सब कुछ। सो या तो एग्जामिनेशन कैसा था, तो बात करते हैं। आप लोगों ने और भी एनालिसिस वीडियो देख चुके होंगे अभी तक। तो सीक्वेंस जो था हमारा, रीजनिंग वही था जो मॉक में आता है, रीजनिंग, GA इंग्लिश एंड देन क्वांट्स, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे डिस्क्रिप्टिव बताऊँ, डिस्क्रिप्टिव का बता देती हूँ पहले ही मैं, कि मैं भूल जाऊँगी लास्ट में बताना, फिर मैं ICL में भूल गई थी बताना डिस्क्रिप्टिव के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने अटैम्प्ट तो पूरा ही करा है डिस्क्रिप्टिव, और मैंने करा है बायोडाइवर्सिटी वाले के ऊपर टॉपिक पे। ऐसे जो मैंने लिखा है, ऐसे भी मैं 250 300 वर्ड्स था, तो 300 वर्ड्स तो इतना नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कॉम्प्रहेंशन भी था। तो शायद मैंने मेरे 250 वर्ड्स तो मैं लिख ही दिए होंगे, कुछ ही वर्ड्स मेरे छूटे थे कंक्लूजन वगैरह लिखने के बाद। तो और लगभग मेरे 15 से 16 मिनट लगाए डिस्क्रिप्टिव एस्से में। उसके बाद जब मैं, और मुझे ना थोड़ा सा आइडिया था कि जो कॉम्प्रिहेंशन होगा ना वो बड़ा ही होगा, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी पहले से, क्योंकि मैंने NICL में देख चुकी थी। मैं NICL AO जो दिया था ना, उसमें जो मॉक में कॉम्प्रिहेंशन आता था वो इतना छोटा छोटा सा आता था, इतने ईजी से क्वेश्चन आते थे। और पेपर का जो वो था कॉम्प्रिहेंशन, वो इतना बड़ा भाई तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि IPS PO भी ऐसा ही कुछ करेगा। दो क्वेश्चन तो बड़े इजी से थे, मतलब ठीक है ना, आप इजीली ढूंढ के लिख सकते थे। दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, बट ये कि मुझे छोड़ना नहीं था। ऑब्वियसली मैं छोड़ूं क्यों आंसर ढूंढने के चक्कर में, एटलीस्ट वर्ड काउंट तो कंप्लीट हो। तो इसलिए मेरे को जैसा लग रहा था, दो क्वेश्चन में एक, दो तो नहीं यार, एक ही हुआ था। थर्ड वाला क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में लिखा था, जिसका मुझे नहीं ऐसे अच्छे से आंसर मिल रहा था, तो वो मैंने लास्ट में अपने हिसाब से मतलब कॉम्प्रहेंशन थोड़ा निकाल के उसको लिख दिया। बट एटलीस्ट ये है कि कंप्लीट करा, मतलब नंबर चाहे वो अब जो भी दें, सही है नहीं सही है, कितना सही है कितना सही नहीं है, आई डोंट नो। बट कॉम्प्रहेंशन की मैं बात कर रही हूँ, बाकी कंप्लीट तो कर ही दिया था मैंने। बाकी यही था। उसके बाद अब चलो मेन पेपर में आते हैं। सबसे ज़्यादा रीजनिंग आया, और ओवरऑल पेपर में बताऊँ तो ओवरऑल पेपर वॉज कंपैरेटिवली ऑन द ईजियर साइड एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन। पिछले साल देखो, जब तक मैं एग्जामिनेशन करके आई ना बाहर, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही अटैम्प्ट से लास्ट ईयर से, और ईजी भी था लग रहा था। अब मैंने कहा यार या तो ईजी था पेपर, या फिर हो सकता है पिछले साल मैंने ना पढ़ा हो ऐसे, तो इसलिए मुझे लग रहा हो। तो इंडिविजुअली बात करते हैं। रीजनिंग सबसे पहले या सो अभी मैं समझ रही कि मेरे बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अटेम्प्ट्स है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे अच्छे हैं, मतलब नॉट बैड। बट मैंने एक दो और लोगों की वीडियो देखी, उन्होंने तो भाई सुप्रीम अटेम्प्ट्स करे, इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स, उसके हिसाब से मुझे लग रहा था यार मेरा तो उतना अच्छा नहीं हुआ है फिर पेपर। बट ठीक है, जो भी बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में सेक्शन है, सेक्शन बी था। मुझे तो पहले ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई मैं, सेक्शन A 2 नंबर का है, सेक्शन B 2 नंबर का है, क्योंकि पता नहीं चला कि ऊपर कर्सर रखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर सेक्शन B में क्रिटिकल रीजनिंग थी, मैंने कहा ये तो वो 2 नंबर में नहीं देंगे, तो सेक्शन A ही है 2 मार्क्स वाला। फिर मुझे बाद में पता भी चल गया था ऊपर से। और सबसे पहले मतलब अच्छी चीज़ ये हुई कि थैंकफुली, थैंक गॉड फॉर दैट, कि मैंने पजल्स जो हैं वो राइट पजल्स मैंने शुरुआत में चूज़ कर ली। क्योंकि मतलब मैं बताती हूँ क्या हुआ। फर्स्ट सेक्शन में मैं आई, और उसके बाद मैंने पूरा देखा, मिसलिनियस एज सच कुछ भी नहीं था अटेम्प्ट करने के लिए, कि आप मतलब फर्स्ट राउंड में जो कर सकते हो ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। ना ब्लड रिलेशन, ना कोडिंग, कुछ भी नहीं था मतलब ऐसा। ठीक है, सिर्फ सेक्शन B में मुझे इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग दोनों थे। तो मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है अटेम्प्ट करने के लिए तो फर्स्ट राउंड में पजल से पहले, तो मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने इनपुट आउटपुट देखा, और अच्छी बात है कि अच्छा मैंने निपटा दिया उसको। सबसे पहले मैंने इनपुट आउटपुट ही करा अपना, 4 या 5 क्वेश्चन में थे, और वो बन भी गया था। क्योंकि फिर बाद में ना मैं उतने पेशेंटली नहीं सोच पाती इनपुट आउटपुट के लिए कि कैसे होगा, मैं इधर उधर करती रह जाती, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे पहले ही कर लिया। इनपुट आउटपुट के जो पहले तो दोनों ही नंबर और जो लेटर्स थे वो अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जा रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो अल्फ़ाबेट्स थे उसमें अंदर के दो ना इंटरचेंज हो रहे थे, और जो नंबर थे उसमें वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये वाला लॉजिक उसमें लग रहा था। तो इनपुट आउटपुट बन गया था, वो मैंने बना लिया था। उसके बाद मैं आई फिर पजल में, मैंने कहा नहीं कोडिंग डिकोडिंग बाद में देखेंगे, उसको अभी नहीं देखना है। फिर मैं सेक्शन A की पजल्स में आई। सबसे पहले मैंने राउंड 1 में देख लिया था कि मैं पजल उठाऊंगी सबसे पहले वो पोजीशन वाली, जो मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर वाली होती है ना, और वो ईजी भी थी, तो वो जल्दी से बन गई थी। टाइम तो बताते नहीं है कि कितने मिनट में बनी थी, बट बन गई थी फटाफट से। उसके बाद मैंने सेक्शन A में 2 और पजल थी, एक सर्कुलर वाली जिसमें एक रो में बैठ भी रहे थे, और दूसरी थी अपनी वो वाली पैरेलल लोग वाली, जिसमें सेकंड वाले रो में 8 लोग थे और ऊपर नीचे 4 4 लोग थे। तो मैंने कहा यार सर्कुलर वाली ईजी सी लग रही है, इसको बना के देखते हैं। सर्कुलर तो बन गया, बट उसको सीटिंग में वो बैठ ही नहीं पाए, काफ़ी टाइम उसमें गया, 5 7 मिनट तो मेरे गए होंगे उसमें मेरे अंदाजे से। और मैंने क्वेश्चन भी देखा, मैंने कहा क्या पता सर्कुलर का ही एक क्वेश्चन मिल जाए, एक तो मिल जाए, मैंने कहा ज़्यादा नहीं, तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, सारे सीटिंग एक भी नहीं हुआ।
फिर मैंने कहा अब क्या ही करूँ फिर, और पज़ल तो थी नहीं 1 नंबर वाली कोई भी। तो फिर मैंने कहा अब ये वाली पज़ल उठाते हैं, फटाफट से देखूँगी, बन गई तो ठीक, नहीं तो छोड़ दूँगी। वही वाली जो पैरेलल वाली थी। फिर थैंकफुली उसमें 2 पॉसिबल केस हो रहे थे, फिर एक जल्दी से कैंसिल हो जा रहा था और एक ही केस बन रहा था। उसमें से एक क्वेश्चन मेरा अटक रहा था, मतलब मैच। मैंने कहा गलत तो ये नहीं है, सही तो है, बट इसमें मतलब एक पॉसिबिलिटी ना, मतलब कुछ हो रहा था उस पज़ल में बीच में। मुझे लग रहा था कि शायद ये होगा, फिर मैंने उसको ठीक किया तो उसके बाद सारे क्वेश्चन बन गए थे। उसमें मुझे थोड़ा सा अभी भी डाउट है, बट आई थिंक वो सही होगा। सेक्शन ए में मैंने 10 मार्क्स का ही किया है और मतलब 20 हो गए वो, ठीक है। फिर 1 नंबर वाले में मैंने CR भी बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया, शायद 2 CR मैंने बनाए होंगे। डायरेक्ट सफिशिएंसी बनाए हैं मैंने। कोडिंग डिकोडिंग का सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है। तो इस तरीके से जो हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे, मैंने वो 11 अटेम्प्ट किए हैं। ओवरऑल मेरे 31 हुए हैं। भाई लोगों ने 35 39 ऐसे भी करे हैं रीजनिंग में। मतलब आई वॉज हैप्पी कि मेरे 30+ रीजनिंग में गए हैं, बट बाकी लोगों के इतने ज़्यादा गए हैं, मतलब सबके नहीं, बट मतलब कुछ कुछ लोग के गए हैं इतने, तो फिर मुझे गया, मैंने कम कर दिए क्या। बट ठीक है, जो भी है 31 मेरे रीजनिंग में। उसके बाद GA आया। यार GA में ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं GA टफ था। GA मतलब था जैसा IPS ने कहा था कि उसने वैसा ही दिया। उसने बोला था कि मैं मास्टर डायरेक्शंस दूंगा, RBI सर्कुलर दूंगा, प्रेस रिलीज दूंगा, वही सब आए थे। मेरी ही गलती थी कि मेरे को टाइम नहीं मिला। मैं लिटरली बताऊँ, मैंने सोचा था कि मैं प्रेस रिलीज करके जाऊँगी। मास्टर डायरेक्शन का नहीं सोचा था क्योंकि वो मेरा पेंडिंग चल रही थी, मैंने वीडियोज़ ही नहीं करी थी, तो मैं उसको क्या पेपर से 2 दिन पहले करती। बट प्रेस रिलीज का मैं सोचा था कि मैं करके जाऊँगी। बट वो करंट करने में और करंट अफेयर्स करने में और जो भी कैबिनेट डिसीजन, जो भी चीज़ें होती है ना बाकी, उनको करने में इतना टाइम चला गया, मेरे को एक दिन भी नहीं मिला कि मैं कर पाती प्रेस रिलीजेज और मास्टर डायरेक्शन। कुछ भी नहीं कर पाई मैं। करंट में ही सारा टाइम चला गया मेरे को। और आई वॉज रियली वेरी अपसेट GA देखने के बाद कि यार सब कुछ तो यही आ रहा था, सारा RBI भरा था, सारा मास्टर डायरेक्शन भरे थे, 2 नंबर आए तो मोस्टली सारे क्वेश्चन उसमें मास्टर डायरेक्शंस के थे। और बट मुझे तो एक बार ऐसा हुआ पेपर के बीच में, GA के बीच में, यार मेरी सेक्शनल निकल जाए GA में, ऐसी वाली फीलिंग आई मेरे को बीच में। पेपर टफ नहीं था, बट मैं ही नहीं पढ़ पाई पूरी। मुझे लगा यार कि मतलब 2 नंबर, जैसे मॉक में था, मॉक में 2 नंबर में वो क्या पूछ रहा था, मॉक में 2 नंबर में वो अपनी कोई स्कीम, RBI के अप्रूवल्स और ये सब चीज़ें तो पूछ रहा था ना, कैबिनेट डिसीजन एंड ऑल। तो मुझे लगा था यही आएगा, मास्टर डायरेक्शन में क्या ही पूछेगा वो। और उसने लिटरली प्रेस रिलीज भी नहीं थी उतनी सारी, मास्टर डायरेक्शन घुसा रखी थी उसने। मेरा वहीं दिमाग ख़राब हो गया था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब करके तो आई हूँ मैं ओवरऑल 14 मार्क्स का ही GA में करके आई हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं तुक्के वुक्के ना मारूँ, बट फिर भी यार कितना भी ट्राई कर लो, कुछ तो गलत होते ही है ना। तो मैंने स्वनिधि वाला क्वेश्चन करा है, एक 7500 था जिसमें 2030 तक के लिए एक्सटेंड हुआ था, और गवर्नर और महाराष्ट्र वाला वाइस प्रेसिडेंट वाला है। और एक मुझे आंसर बताना 2 नंबर में जो आया था। अब तो मुझे मन कर रहा है पूछूं भी ना, अगर गलत हो गया यार तो 2.5 नंबर नेगेटिव लग जाएगा। मैं उसमें 2 ऑप्शन बहुत कंफ्यूज थी, जिसमें हमें करेक्टली मैच करना था, जेमिनी गूगल वाला, OpenAI वगैरह वाला, ChatGPT वाला। उसमें ना 2 में बहुत कन्फ्यूजन थी, एक NPCI वाले में और एक एप्पल वाले में, एप्पल का को पायलट में। और मैंने एप्पल का को पायलट मार्क करा है कि करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो सही है या नहीं, बट मैंने वो कर दिया है। ऐसे करके ये मुझे ज़्यादा याद नहीं है, कुछ कुछ मेरे सही भी हैं, बट बाकी मैंने देखा नहीं इतना अभी। तो मैं 14 मार्क्स का ही GA में करके आई हूँ। इतना ही किया GA में, तो हमेशा GA में फंसी जाती हूँ मैं, कितना भी पढ़ लूँ यार। मैंने मई से लेकर सितंबर तक मैं पूरा पढ़ के गई थी, करंट वरंट जो भी होता है। सिर्फ मास्टर डायरेक्शन प्रेस छोड़ी थी मैंने, और मास्टर वो जो छोड़ा था वही आ गया, करंट आया ही नहीं। ओफो, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आया, इंग्लिश वॉज डुएबल। जो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन थे, 5 में से मैंने एक छोड़ा है, वो पेटेंट वाला। समझ नहीं आ रहा था उसमें ऑड वन आउट कौन सा है, बाकी तो ठीक थे, कर लिए थे। मतलब 8 मार्क्स का सेक्शन ए में करा है। उसके बाद सेक्शन बी में ना मैंने जो छोड़ा है ना, मैंने सारा ही करा है ऑलमोस्ट। सेक्शन बी में सब जो छोड़ा है मैंने, वो RC जो थी ना, सबसे बड़ी वाली RC, उसके मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं कि बहुत ही डीप में पूछ रखी थी। और RC तो मेरी पहले से ही थोड़ा सा वीक रहती है, तो मैंने फिर फालतू तुक्के वुक्के भी नहीं मारे, जितने उस RC में से हो सकते थे किए, बाकी मैंने वही छोड़ा है। बाकी मिसलेनियस वगैरह जो भी था, इंग्लिश का, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग वगैरह जो भी चीज़ें आ रखी थी, वो सेक्शन बी में कर ली थी। ओवरऑल 33 मार्क्स का ही मैंने इंग्लिश में करा है, या 25 मार्क्स का 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 8 मार्क्स के 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, 33 हो गया। फिर मैथ्स आई, मैथ्स भी वॉज कंपेरेटिवली पहली बार मेरे साथ क्वांट पीओ मेंस में ऐसा हुआ है कि मेरे को टाइम की कमी लगी मैथ्स में। वरना तो ऐसा होता है, टाइम होता है, बट क्वेश्चन इतने हार्ड होते हैं कि समझ नहीं आता है कौन सा करना है। सारी ही DI डुएबल थी एक्सेप्ट 1, वो वाली जो बहुत ही अजीब सी थी, डिग्री विग्री वाली, वो मैंने छुई भी नहीं। उसके अलावा सारी DI छुई है। और जो सेक्शन ए में 2 नंबर वाले में जो पहली बॉयज़ एंड गर्ल्स की आ गई थी ना, वो ना यार पता है, मतलब प्रॉपरली नहीं बन रही थी, उसको आपको ना पॉसिबिलिटी लेके बनाना पड़ रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। एक का तो मुझे पता है सही है, 230 जिसका आंसर है। उस 3 क्वेश्चन में से मैंने 2 ही क्वेश्चन किए हैं, एक तो 230 वाला जो सही है, और एक और है रेशो वाला। मैं रेशो का आंसर वो मेरा आ रहा था, बट अब मुझे नहीं पता कि वो सही है या नहीं, उसमें CND भी हो सकता है, बट मुझे ये भी याद नहीं है वो रेशो था कितना, बट उसका मैं आंसर मार्क करके आई हूँ, ठीक है।
उसके बाद और भी चीज़ें मैंने करी हैं सेक्शन ए में, थोड़ा थोड़ा करा है, DI भी। अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या करा है, कौन सा क्या नहीं करा है, ओवरऑल पता है मुझे बस। फिर सेक्शन बी में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो DI थी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, 6-7 क्वेश्चन रहे होंगे, बट बहुत कंफ्यूजिंग से भी थे, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सा हो रहा था। ओवर मैंने लास्ट DI करी थी वो वाली प्रॉफिट एंड लॉस वाली, तो मुझे ऐसा टाइम भी चल रहा था, तो इसलिए मैंने शायद से 3 क्वेश्चन उस DI में करे, 3 से 4 क्वेश्चन। चॉकलेट वनीला वाली क्यूमुलेटिव वाली भी करी है, उसमें शायद एक क्वेश्चन छोड़ा होगा, बाकी कर लिए होंगे। ऐसे ऐसे टूट टूट के मतलब हो रहा था। पता है मुझे कि मैंने ओवरऑल मैथ्स में ज़्यादा नहीं कर पाई मैं, और कर सकती थी बेटर। DS तो 2 ही थे और टाइम ही नहीं बचा था, 1 मिनट बचा था मेरे पास। मैं ढूंढने में लग गई कि मैं 1 मिनट में क्या करूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाई लास्ट में। तो ओवरऑल 24 मार्क्स का मैं मैथ्स में करके आई हूँ, जिसमें 2 नंबर 1 नंबर दोनों इंक्लूडेड है। ओवरऑल 102 मार्क्स का ये हो रहा है, मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, 102 एक्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव हटा के। 30 मैं बता देती हूँ, 31 इन आर्ट्स रीजनिंग, 14 इन GA, 33 इन इंग्लिश एंड 24 इन क्वांट। ठीक है, या यही है। और वो डिस्क्रिप्टिव हटा दो, डिस्क्रिप्टिव में जितने भी वो देंगे। और मुझे तो ऐसा मतलब अटेम्प्ट अच्छे हैं, बुरे नहीं है, बट मुझे लगता है कट ऑफ भी हाई जाएगी, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं है तो वो नंबर भी कम नहीं करेंगे कि कट ऑफ उतनी रेंज में रहे। तो वो डेफिनेटली पेपर ईजी है तो कट ऑफ बढ़ाएंगे। लास्ट से कट ऑफ हुआ 68 या 67 ऐसा कुछ, मुझे लगता है 70+ जा सकती है, वैसे आई डोंट नो। मुझे लगता है 70 तक तो जा सकती है, 70+ ना भी जाए तो। पिछले साल से तो कुछ थोड़े तो बढ़ेगी, पिछले साल से तो 2-3 नंबर तो हाई जाएगी पिछले साल से, बाकी ज़्यादा भी जा सकती है, हो सकता है ना भी जाए, पता नहीं मुझे, बट मेरा इतना ही है। मेरे को बताना मेरे कैसे अटेम्प्ट है, अच्छे हैं नहीं है, क्योंकि अभी ना इतने लोगों ने एनालिसिस डाला भी नहीं है, तो कोई आइडिया भी नहीं है कि यार कितने मैक्सिमम लोगों ने कितना कराया, मेरे से ज़्यादा कराया मेरे से कम कराया, मुझे भी नहीं पता। तो मुझे कमेंट में बताना आप लोग का जिनका भी एग्जामिनेशन था, कितने कितने मार्क्स का आपने करा है, और ओवरऑल कितने, डिस्क्रिप्टिव हटा के ओवरऑल टोटल मार्क्स बताना, 2 वाले ऐड करके 1 वाले ऐड करके, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मत बताना, मार्क्स बताना। बाकी यस, देखते हैं क्या होता है। अब ज़्यादा ढूंढ के तो क्या ही होगा, पेपर तो जो होना था हो गया। बाकी हम अपकमिंग एग्जाम्स में फोकस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम मेरा, वो आप लोग को पता ही होगा कब है क्या है, मैं नहीं बता रही हूँ इसमें, या क्योंकि मेरे रिजल्ट जो भी आते हैं वो सब डाल ही देती हूँ, तो मैं एग्जाम डेट नहीं बता रही हूँ। या बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, यही मेरे अटेम्प्ट्स थे जितना मैं एनालाइज कर पाई थी। और हाँ, इंग्लिश में एक दो आंसर्स मुझे याद है। इंग्लिश में जो मिसलेनियस वाला था, जिसमें एक ही वर्ड को हमें 4-5 फिल इन द ब्लैंक्स में डालना था, उसमें मैं एक टाइम मार्क करके आई हूँ। एक में मैं एक वुड्स और वाटर था ना, उसमें मैं वाटर मार्क करके आई हूँ, और एक में मैं लाइट मार्क करके आई हूँ। या इतने मुझे याद है, बता देना सही है आप लोग के क्या आंसर्स रहे हैं, बस इतना ही मुझे याद है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, लेट्स सी, मतलब 1-2 रिकमेंडेशन आता रखिए इसको वीडियो डालना, देखते हैं मैं उसके ऊपर डालूंगी वीडियो, जो भी चीज़ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही मेरा एग्जाम एनालिसिस था, टोटल अटेम्प्ट्स मैं बता चुकी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दवाएँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी एनालिसिस और अच्छी ऐसे ही वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ। सब सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, बाय, एंड कॉमेंट डाउन योर अटेम्प्ट्स टू।